हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो एक यूनिट है साइंस एप्टीट्यूड। तो साइंस एप्टीट्यूड में बहुत सारे ऐसे आपके साइंटिस्ट रहे हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कुछ सैटेलाइट रहे हैं वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो रहती हैं वो अब आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। यानी अगर बात करते हैं साइंस एप्टीट्यूड का, तो जनरल साइंस है ना, जनरली जो आप पढ़ते हो वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं अगर आप साइंस एप्टीट्यूड को देखते हैं तब। उससे पहले जो बच्चे एनसीईटी आईटीपी की तैयारी करते होंगे उन सभी के लिए कॉन्सर्ट फेस्टिवल का जो ऑफर है वह 14 जनवरी तक एक्सटेंड करा गया है। 20% आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उन बच्चों का वेलकम है। आइए, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास बीए बीएड 1999 रुपये, बीएससी बीएड चार्जेस जो है 1999 रुपये हैं, बीकॉम बीएड 1999, और अलग से जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी का बैच है वो बच्चे आपके डिमांड के हिसाब से 1099 रुपये हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप ऑफिस वाले नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हो, अन्यथा इसके अलावा आप प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज बात करेंगे साइंस एप्टीट्यूड के बारे में। तो साइंस अगर एप्टीट्यूड को देखें तो यहाँ पे आपके एग्जाम में चांसेस रहते हैं कि जो आपके साइंटिस्ट रहे, फेमस साइंटिस्ट, वहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम अगर पहला वैज्ञानिक देखा, पहला साइंटिस्ट देखा, तो हमारे सर सीवी रमन हो जाएंगे। लेकिन आप जानिए सर सीवी रमन के बारे में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, मेन मुद्दा होता है ना, पढ़ना क्या है। आपको पता है सिलेबस, हाँ भाई साइंस एप्टीट्यूड है, लेकिन साइंस एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए अगर हम सर सीवी रमन की बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था 1888 में दक्षिणी भारत में हुआ था। ठीक है, दक्षिणी भारत का तिरुचिरापल्ली में हुआ था, है ना। और इन्होंने क्या, किस लिए फेमस थे, तो 1930 में इनको क्या था, नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो अगर हम इसको एक लाइन में माइंड मैप की नजर से देखना चाहें, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है ना। तो इसको देखिए, आपको इतना नहीं लिखना है, आपको इतना नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, आपको एकदम स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना होगा। क्लियर है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है कि जो सर सीवी रमन थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1888 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहां हुआ था, तो दक्षिणी भारत में हुआ था, साउथ में हुआ था। ठीक है, साउथ में, दक्षिण भारत में कहां पे भैया, तिरुचिरापल्ली में हुआ था। कहां, तो तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्यों फेमस है, तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करा, लाइट स्कैटरिंग की इन्होंने खोज करा। कब किया, तो 1928 में किया। यह आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट एशियन साइंटिस्ट की बात करें जिन्हें फिजिक्स में क्या है नोबेल प्राइज मिला है, तो हमारे सर सीवी रमन हो जाएंगे। तो यह आपको याद रखना है। कब मिला है नोबेल प्राइज, तो 1930 में मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने 3 इंस्टीट्यूट की स्थापना करा हुआ है। एक आपका इंस्टीट्यूट है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, दूसरा है इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, और तीसरा है रमन, इनके नाम पे है रमन रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। आगे देखोगे तो नेशनल साइंस डे इन्हीं के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो रमन इफेक्ट की खोज करा था उन्हीं के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को, हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो बच्चे इतना अगर आप सर सीवी रमन के बारे में याद रखते हैं तो मुझे लगता है इससे बाहर क्वेश्चन पूछने की चांसेस नहीं है। तो देखिए, इस तरह से अगर नोट्स बना रहे हैं आप टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो मुझे लगता है 7 यूनिट का नोट्स कम से कम 40 पन्ना या 45 पन्ने में आपका बन जाएगा। 40 मैक्सिमम ले तो 50 पेज आपका होना चाहिए साइंस एप्टीट्यूड, अगर इस तरह से आप चीजों को देख रहे हैं तो, इस तरह से चीजें अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगर हम अगले साइंटिस्ट देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। अब देखिए, इनमें क्या पढ़ना है, इतना कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस आपको जानना है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनका जन्म कब हुआ है, तो 1931 में जन्म हुआ है। कहां हुआ है, तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु कब हुआ है, तो 2015 में हुआ है। उस टाइम आपका जन्म हो चुका होगा, है ना। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं कौन, तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। कब से कब तक, तो 2002 से 2007 तक। इन्हें क्या कहा जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी इंडिया का मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इन्होंने इसरो ज्वाइन किया, डीआरडीओ ज्वाइन किया, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुआ है, स्टैब्लिश कब हुआ है, तो इसरो जो है इससे पहले किसी अन्य नाम से जाना जाता था। इसरो 1962 में, जब विक्रम साराभाई इनमें योगदान दे रहे थे। याद रखिएगा, इसरो की स्थापना में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसरो के पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो विक्रम साराभाई रहे हैं, यह भी आपको जानना जरूरी है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, तो 1 जनवरी 1958 में। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होकर निकल कर आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये आपका डीआरडीओ के बारे में लिखा है, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको जानना है, पहली बात आपको डीआरडीओ का फुल फॉर्म जानना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को, जब आपके प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे।
बात करते हैं हेडक्वार्टर का, तो इसरो सॉरी डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो डीआरडीओ के बारे में अन्य चीजें क्या जानना है, तो डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगर आप साइंस एप्टीट्यूड की बात, भाई साइंस एप्टीट्यूड में आएगा क्या, जनरल साइंस आएगा, है ना। अब थोड़ी ना आपको फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा, ऐसा नहीं देगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो डॉक्टर वीएस अरुणाचलम रहे हैं, और वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष है वह हमारे समीर वी कामत जी रहे हैं। तो भैया स्थापना कब हुआ डीआरडीओ का, तो 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अगर हम इसरो की बात करें, तो इसरो की बात करेंगे तो इसरो का स्थापना कब हुआ है, तो बोलोगे 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भैया बेंगलुरु है, कर्नाटक का बेंगलुरु आपका हेडक्वार्टर। वहीं डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसरो का कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। अब देखो इसरो के पहला अध्यक्ष कौन रहा है, विक्रम साराभाई रहे हैं। ठीक है, इसरो का पहला नाम क्या था, तो इनकोस्पार, यानी पहले क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। कब, तो 1962 में। कब, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव पर जवाहरलाल नेहरू के अधीन स्थापित किया गया था, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को पहचाना गया। और बाद में 1969 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो इसरो रखा गया। इतना आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एकदम डीप में नहीं जाना, अगर इतना चीजें आप जान रहे हैं। हाँ, एक चीज और, आप सोच रहे होंगे सर जी वर्तमान में तो यश सोमनाथ अध्यक्ष है, नहीं, याद रखिएगा 14 जनवरी तक ही आपके यश सोमनाथ रहेंगे। 14 जनवरी को जो आपके डॉक्टर वी नारायणन है, ठीक है, नारायणन जो है वह एस सोमनाथ का जगह लेंगे। तो यह आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीवीआईपी आपके लिए हो जाता है बच्चे, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना ही। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, इसरो के चेयरपर्सन कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना डॉक्टर वी नारायणन। जो आपका एग्जाम हो रहा होगा उसमें ऑलरेडी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यश सोमनाथ फिलहाल में है, 14 जनवरी तक वही रहेंगे, लेकिन 14 जनवरी के बाद आपके डॉक्टर वी नारायणन रहेंगे। अगर इस तरह से अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए क्वेश्चन कहां से पूछेगा, भाई मंगल ग्रह से तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अपना ही ग्रह से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो आप देख, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना नहीं है, यानी ऐसी कौन सा आपका घटना है जो कि बच्चे डिस्ट्रक्टिव नहीं है, सबसे ज्यादा विनाशकारी नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो डीकंपोजिशन है वह ऐसी घटना नहीं है जो विनाशकारी हो। बाकी इसके अलावा आपका थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन हो गया, ह्यूरिकेन हो गया, यानी तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, आंधी तूफान, ये सारे क्या है, हमारे डिस्ट्रक्टिव आपके नेचुरल फिनोमिनन है, यानी कि विनाशकारी प्राकृतिक घटना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकता है, यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन देखो, इंद्रधनुष क्या है। देखो अब इंद्रधनुष क्या है, तो भैया इंद्रधनुष के बारे में जान लो। ठीक है, अगर इंद्रधनुष की बात करेंगे तो इंद्रधनुष पहले बनता कैसे है आपको जानना है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं इंद्रधनुष का, तो मान लीजिए ये आपका जल का बूंद है, ध्यान दीजिएगा, यह मान लीजिए आपका जल का बूंद है, ध्यान से देखिएगा, यह आपका जल का बूंद है, और यह मान लीजिए आपका सूर्य है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह आपका सूर्य है, यह आपका सन है, सन से सनलाइट आएगी, तो जैसे ही ऐसे आएगी यहां पे क्या होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन कारण क्या होता है कि जो हमारी किरणें होती है थोड़ा मुड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे मुड़ती हैं, 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 और यही क्या हमारा 7 रेनबो का मतलब क्या होता है, 7 रंग वाला, पता होगा आपको 7 रंग कौन कौन सा, तो बैनी आहपी नाला। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ध्यान दो, बैनी आह पी नाला। ठीक है, यानी ये आपके 7 कलर जो होंगे वह बच्चे आपके रेनबो के हो जाएंगे, यानी इंद्रधनुष के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और विबग्योर जो है, विबग्योर जो है वह इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आपके 7 कलर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से इंद्रधनुष का कलर नहीं है, लो भैया आंसर दो। तो आपको 7 कलर पता रहेगा तब ना जी। हिंदी मीडियम वाले बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल
इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर क्या होता है? जो प्रकाश की किरणें होती हैं यहां पे आती है, फिर यहां से ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे 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 और ऐसे, फिर यहां से क्या होती है? जब मुड़ती है तो फिर ऐसे यहां पे फैल जाती हैं, फिर कुल मिलाकर जो बाहर बनता है वह बच्चे आपका सतरंगी बन जाता है। सतरंगी बोलते हैं, जिसे आप रेनबो बोलते हो, ध्यान रखिएगा, जिसे आप रेनबो बोलते हो। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब प्रकाश की किरणें जल की बूंद से टकराती है तो पहले रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के बाद जो 7 रंगों में बट जाती है उसे बोलते हैं बच्चे प्राइमरी रेनबो। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। और इसे बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष है। तो इस तरह से चीजों को पढ़ोगे तो आपके लिए क्या होगा? काफी हेल्पफुल होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि जो यहां पे क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें तो आ रही है, अगर रिफ्रेक्स ना होती तो ऐसे आगे बढ़ती कि नहीं बढ़ती, और यहां पे आप ऐसे मिला लो तो ये जो कोण होता है, जो एंगल होता है, हमेशा 42 डिग्री होता है। कितना होता है? 42 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको कोण भी याद रखना है, एंगल भी याद रखना है। अब प्राइमरी आपका रेनबो याद रखना क्या होता है, और सेकेंडरी आपको रेनबो याद रखना है। अच्छा, एक और बात, प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर का जो कलर होता है वह होता है रेड, और सबसे नीचे का जो कलर होता है बच्चे वह होता है बैगनी वायलेट। और सेकेंडरी में सबसे ऊपर का जो कलर होता है वह होता है बैगनी वायलेट, और सबसे नीचे का कलर जो होता है वो होता है रेड। ठीक है, अगर इतना आप रेनबो के बारे में जान रहे हैं बच्चे तो यकीन मानिए आप एग्जाम में अच्छा करके आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बस यही चीज लिखा होगा, सारा कलर लिखा हुआ तब देख सकते हो। देखो यह जो आपका प्राइमरी रेनबो, कैसे पहचानोगे कि यह आपका प्राइमरी रेनबो है, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष है? कैसे पहचानोगे? तो बोलोगे गुरुजी अगर ऊपर में अगर रेड है और नीचे में अगर वायलेट है, बैगनी है, तब हम बोलेंगे कि यह हमारा प्राइमरी रेनबो है। इसके अलावा अगर नीचे में रेड है और ऊपर में बैगनी है तो हम बोलेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष है। ठीक है, यह इतना कॉन्सेप्ट पता है तो मुझे पता है हर चीज आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं है? तो भैया आपका जो भूरा कलर है कहां होता है जी? रेनबो में भूरा कलर नहीं होता है, ब्राउन कलर जो है वह रेनबो में नहीं होता है। धड़ाक से आगे बढ़ जाओ। वह सटीक कोण क्या है जिस पर सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद से टकराकर इंद्रधनुष बनाता है? भैया तो ऐसे ऐसे सूर्य का प्रकाश आवेगा, ऐसे ऐसे आवेगा, और यहां पे जो कोण बनेगा वह आपका 42 डिग्री बनेगा। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो धड़ाक से आगे बढ़ जाओ, कुछ सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे। सबसे कम सामान्य प्रकार की आंधी कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे कम सामान्य प्रकार की आंधी क्या है? सुपर सेल। लेकिन नाम है खाली लिस्ट कॉमन टाइप ऑफ थंडर स्टॉर्म, लेकिन इसका काम जो है ना सबसे बच्चे क्या है? डिस्ट्रक्टिव है, यानी बहुत बड़ा विनाशकारी है सुपर सेल। तो सुपर सेल के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, यानी कि बेसिक जो ने चीजें आएगा आपके साइंस में सारा चीज आपके माइंड में रहना चाहिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। और आपको बता दें साइंस एप्टीट्यूड में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो यकीन मानिए 4-5 क्वेश्चन आपके क्या होंगे? साइंस के होंगे। आप जाकर उठाकर देख सकते हो। आगे बढ़िए। जब हम फलों को सड़े हुए फलों के श्रेणी में कब रखते हैं, यानी कब बोलेंगे कि जो हमारा फ्रूट है वह रोटेन हो चुका है, सड़ चुका है? कब बोलेंगे बताओ? क्या जब फल हरे हो जाते हैं, फ्रूट बिकम ग्रीन, अगर ग्रीन हो जाएंगे तो क्या हम बोलेंगे सड़ गया? नहीं। जब भूरा हो जाएगा, जब ब्राउन हो जाएगा तब सड़ेगा? नहीं। व्हेन फ्रूट बिकम ओवरली राइप, यानी कि हद से ज्यादा पक जाए। गाना सुने है ना, कहीं प्यार हद से ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो वही बात है, अगर हद से ज्यादा पक गया तो क्या होगा? वह सड़ जाता है। तो हद से ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, हद में रहकर ही करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पकने वाला एजेंट है? भैया याद रखना, एथिलीन पूछे, एसिटिलीन पूछे, एसिटिलीन पूछे, एथेफोन पूछे, एथेफोन बोले तो ये भी सब क्या है? ये हमारे पकने वाले एजेंट हैं, और ये आपका एथिलीन। ठीक है, तीनों एजेंट याद रखिएगा, ये हमारे क्या है? पकाने वाले, फल को पकाने वाले एजेंट हैं। आप बोलोगे सर जी कार्बाइड भी तो है। भैया कार्बाइड भी याद रख लो, अगर एग्जाम में देता है कार्बाइड तो कार्बाइड मार दो है। चलो नेक्स्ट। जो विघटन की दर को रोकता है कौन है? जो विघटन को, जो डिकम्पोजिशन को रोकता है? बोलोगे सर जी नमक हो गया, मसाला हो गया, हल्दी हो गया, यही सब क्या होते हैं? डिकम्पोजिशन के रेट को कम करते हैं। ठीक है, न कि नमी, न कि ऑक्सीजन, न कि मॉइस्चर, न कि ऑक्सीजन।
क्लियर आंसर क्या है आपका, बोलोगे सर जी नमक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का घटक नहीं है? भैया मौसम का घटक जो है ना गर्मी नहीं है, आप याद रखना। मौसम का घटक जो है आपका तापमान है, टेम्परेचर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी है, वायुमंडलीय दबाव भी है, हवा भी है, आर्द्रता भी है, वर्षा भी है, बादलता भी है यानी क्लाउडनेस भी है, और प्रेसिपिटेशन भी है, और ह्यूमिडिटी और विंड भी है। ये सारे फैक्टर जो है वो आपके मौसम, आप गाना सुने होंगे ना, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। अब आप थोड़ी गाना सुनेंगे मेरे यार बदलना जाना ऋतु की तरह। तो मौसम क्या होता है, पल पल बदलता है। पता चला सुबह बहुत ज्यादा ठंडा है, 10 बजे देखो तो गर्मी हो गया, धूप हो गया। और जो ऋतु होता है एक निश्चित टाइम के बाद बदलता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन मौसम में क्या होता है कि ये सारे फैक्टर, अगर तापमान बढ़ गया मौसम बदल गया, वायुमंडलीय दबाव बढ़ गया मौसम बदल गया, हवा बहुत तेज आ गई मौसम बदल गई, आर्द्रता हो गया मौसम बदल गया, वर्षा आ गई मौसम बदल गई, है बादल छा गया मौसम बदल गया। गाना सुने होंगे, सही गाना सुने हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, गर्मी हम नहीं मारेंगे, सही आंसर टेम्परेचर, क्लाउडनेस और ह्यूमिडिटी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तापमान की यूनिट क्या है? भैया बोलो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। एम्पियर किसका यूनिट है? बोलोगे सर जी एम्पियर जो है वह करंट का यूनिट है, यानी धारा का यूनिट है। बोलोगे कि नहीं? बोलो एम्पियर जो है वह करंट का यूनिट है। और सबसे छोटी जो यूनिट होती है ना, स्मॉलेस्ट अगर यूनिट की बात करेंगे, किसका? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? केल्विन जो है वह सबसे छोटी इकाई है तापमान की। क्लियर है। और एम्पियर धारा मापते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सबसे गर्म मौसम कहां? तो बोलोगे सर जी सबसे गर्म मौसम इक्वेटर पर का है? तो कहो गुरुजी यहां पे सूरज भगवान है। क्या है? यहाँ पे सूरज भगवान है, प्रकाश देते हैं, यहाँ पे पहुंचने में समय लगता है, यहाँ पे जल्दी जल्दी पहुंचता है, यहाँ पे जल्दी जल्दी पहुंचता है। अब जल्दी जल्दी पहुंचेगा यहाँ पे, बताओ जल्दी जल्दी पहुंचेगा, बोलो जल्दी जल्दी पहुंचेगा यहाँ पे, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा जो गर्मी होगा वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन के बीच, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, यानी टोरॉइड जोन में, उष्ण क्षेत्र में क्या होगा? इक्वेटर पे क्या होगा? सबसे ज्यादा तापमान होता है। सबसे कम कहां होगा? तो बोलोगे सर जी फ्रिजिड जोन में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में क्या होगा? सबसे कम तापमान होगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा यहां पे तापमान होगा, उससे कम यहां पे होगा, है ना। नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा, टेम्परेट, और फ्रिजिड जोन हो जाएगा, सबसे कम तापमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्द्रता का क्या तात्पर्य है? बोलो आर्द्रता से, ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हो? बोलो ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हो? आर्द्रता हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ना, आर्द्रता हवा में जलवाष्प की मात्रा को दर्शाती है, यानी हवा में कितना जल की मात्रा जुड़ी हुई है, हवा में कितना जल की मात्रा बढ़ी हुई है, वही क्या है आपका? वही बच्चे आपका ह्यूमिडिटी है, न कि ऑक्सीजन, न कि नाइट्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोहरा बादल से किस प्रकार भिन्न है? बोलो कोहरा कहां होता है? कोहरा जब होएगा तो आप ऐसे ऐसे चलोगे, यानी कोहरा जमीन पे होता है। बादल कहां होता है? हाई ऊपरे होता है, ठीक है। तो बस यही अंतर है। कोहरा बादल से केवल इस मायने में भिन्न होता है कि इसका आधार पृथ्वी की सतह पर होता है, जबकि बादल का आधार पृथ्वी की सतह से ऊपर होता है। यानी क्लाउड कहां होगा? ऊपर होगा। और फॉग कहां होगा बच्चे? तो बोलोगे नीचे होगा। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड क्लाउड? फॉग जो होगा नीचे रहेगा, बादल कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। यही ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉग के बारे में क्या समझते हो? बोलो स्मॉग के बारे में क्या समझते हो? तो एक काम करो, लिखो स्मोक, ठीक है। आप लिखोगे स्मोक प्लस फॉग बराबर क्या होगा? तो यहां से एसएमओ ले लो, यहां से जी ले लो, बन जाएगा आपका स्मॉग। यही आपका आंसर हो गया। यानी अगर आपसे पूछ रहा है स्मोक के बारे में, तो आप मारो सर जी स्मोक प्लस फोग। क्या होगा? स्मोक प्लस फोग, यानी कि कोहरा और धुआं मिलकर क्या बनाते हैं? तो बोलो सर जी स्मोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्मोग बनाते हैं। मैथ वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। यहां से एसएमओ ले लिए, यहां पे जी ले लिए, बन गया क्या? स्मोग बन गया, ठीक है। तो स्मोक प्लस फोग बराबर स्मोग, यानी कोहरा प्लस धुआं बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो बोलोगे सर जी फॉग हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, हवा चलती है, अतः हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर में चलती है, या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, या फिर लो प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से हाई प्रेशर, कौन दिशा में चलती है? बोलो। तो आप बोलो सर जी हवा जो होती है वह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, ठीक है। हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर हवा बहती है। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यह भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हवा की ताकत को कौन सा पैमाना मापता है? देखो अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी की बात करें, तीव्रता की बात करें, तो आपका आंसर होना चाहिए, देखो हवा की अगर तीव्रता है, सॉरी हवा की तीव्रता यानी विंड स्पीड,
विंड के स्पीड को कौन मापता है? तो आपका आंसर होना चाहिए बिफोर्ट स्केल, ये आपका बिफोर्ट स्केल है। और यदि हम जो आपका अर्थक्वेक है, अगर अर्थक्वेक के इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें यानी तीव्रता की बात करें, तो आपका आंसर होगा रिक्टर स्केल। और यदि हम बोले आपके भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो आप बोलोगे सिस्मोग्राफ। ठीक है, तीव्रता आपका रिक्टर स्केल और भूकंप आपका सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। बिफोर्ट स्केल की बात करेंगे तो विंड की स्पीड को यानी कि हवा की गति को मापता है, हवा की ताकत को मापता है। ये आपका रिक्टर स्केल हो जाएगा, ये आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा, और यह आपका बच्चे क्या होगा? बिफोर्ट स्केल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोरियोलिस फोर्स क्या है? बोलो कोरियोलिस फोर्स क्या है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के घूमने के कारण स्थिर हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और यह बच्चे आपका कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी डीप में आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अभी आप लोग थोड़ा जानकारी के लिए जान लीजिएगा। ठीक है, कि जो हवाएं होती हैं वह दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे मान लीजिए आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, यह आपका इक्वेटर हो जाएगा, है ना। यह आपका मकर रेखा, यह कर्क रेखा, यह आपका आर्कटिक वृत्त, और यह आपका अंटार्कटिक, और यह आपका नॉर्थ पोल, और यह आपका साउथ पोल होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा जो हवाएं होती हैं वह बाएं की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाएं की ओर, राइट और लेफ्ट। यानी कि आप देख रहे होंगे द से दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन हवाएं बाएं की ओर मुड़ रही हैं, और ऊ से उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी में दाएं की ओर मुड़ रही हैं। ठीक है, बस इतना ही जानो, बाकी डीप में हम लोग कोर्स में बात किए हुए हैं। ठीक है, अभी आपको बस इतना ही जानना है कि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हवाएं जो होती हैं वह दाएं की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाएं की ओर मुड़ती है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इससे डीप नहीं जाएगा, और डीप में समझ सकते हो कि यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। और हवाओं को आप क्या करोगे, आप चलकर देख सकते हो कि अगर हमेशा हवाएं जो होती हैं वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है कि नहीं बहती है? तो उत्तरी गोलार्ध में किधर बहती है? दाएं की ओर। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर हवाएं बहेंगी, दाएं मेरा ए है, दाएं मुड़ा दो हवा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लेना, बहुत आगे काम आने वाला है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यदि हम एक और देख ले इधर, अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे और अगर हम इस पेटी की बात करते हैं, तो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाएं की ओर मुड़ती हैं। तो यदि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा बह रही है और बाएं की ओर मुड़ाना है, तो हम जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा बाएं इधर होगा, तो हवाएं जो होगी इधर मुड़ेंगी। लेकिन इतना आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, यह बहुत डीप में चले जा रहे हैं हम लोग। बस आपको याद रखना है कि जो हवाएं होती हैं हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर बहती हैं। हवाएं जो होती है हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर बहती हैं। यानी स्टडी विंड टर्न टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ अर्थ स्पिन, यानी कि अर्थ के स्पिन के कारण। क्लियर है? आई होप कि यह जो वीडियो है, यह जो लेक्चर है, आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मेरा मेन मकसद था इस कॉन्सेप्ट को समझाना, इस लेक्चर को देना, इस वीडियो को देना, कि आप इसको सीखें। इसको बोलते हैं बच्चे माइंड मैप। क्या बोलते हैं? माइंड मैप। अगर इस तरह से आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो, ठीक है, बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। अब कोई शांत रह रहा है इसका मतलब नहीं है कि मतलब वो डर गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आप लोग सुना करिए, लेकिन जो हम यहाँ बताते हैं उसको ध्यान से सुना करिए, है ना। तो यह आपका माइंड मैप होता है। टीचिंग के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कुछ ज़्यादा परेशानी होना है। 50 पन्ना का अगर लेक्चर देख रहे हो, 50 पन्ना भी आपका नोट्स बन रहा है, बहुत है आपके लिए, सफिशिएंट है। ठीक है, मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में। जो भी बच्चे हमारे साथ इंटरेस्टेड होंगे, जुड़ना चाहते होंगे, मेहनत करना चाहते होंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा हम लोग मेहनत कराना जानते हैं, है ना। सिर्फ बातें नहीं करते हैं हवा में, है ना, कि अब डेली क्लास होगा, फ्री क्लास यूट्यूब पे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लोग 1 दिन 2 दिन देंगे, है ना, लेकिन जो नहीं कर सकते हम वो वादा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए जो कर सकते हैं बस वही वादा करते हैं, और जो वादा करते हैं बच्चे हम लोग करते भी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले किसी और वीडियो में, या फिर संडे वाली जो हमारी क्लासेस होती है, हर सप्ताह हम लोग जो क्लास करते हैं उससे मिलते हैं। बाकी कैसा वीडियो लगा आप सभी को, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा और आज की क्लास से आपको कितने चीज़ें सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।